It was October 20th, 2024. To celebrate 25th anniversary of One Piece anime, Toei Animation released its special episode named One Piece Fan Letter, जो कि ओडा और वन पीस की तरफ से उसके फैंस को डेडिकेटेड एक मेटाफोरिकल लेटर था टू एक्नॉलेज कि इवन दो मोस्ट ऑफ हार्डकोर वन पीस फैंस कभी भी ओडा से डायरेक्टली मिल करके उन्हें ये बता नहीं पाएंगे कि हाउ मच वन पीस मेंट टू देम एंड हाउ मच इट चेंज देयर लाइफ, बट ही नोज एंड अप्रिशिएट देयर सपोर्ट. This episode came out of nowhere and shocked everyone कि how well made it was, जिसमें लगभग सब कुछ था. एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, सिनेमैटिक मूवी लाइक एनिमेशन, ग्रेट म्यूजिक एंड many ईस्टर एग्स. इस सिंगल एपिसोड ने वो करके दिखाया था जो कि कई सारी सीरीज अपने इंटायर सीजन में नहीं कर पाती हैं, टू मेक यू केयर एंड फील अबाउट दोज कैरेक्टर्स. जिसके एंड होते होते आई एम प्रिटी श्योर हर वन पीस फैन की आंखों में आंसू और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी. This episode made me cry like a little girl and I am sure मैं इसमें अकेला नहीं हूँ and I am not ashamed of this. But that's not why I made this video to talk about my feelings या animation or music. And come on, as a One Piece fan, we never cared about its animation. We love One Piece because of its one in a lifetime era defining story के लिए. And ये episode उस story की core philosophical theme का perfect representation था जो कि teaches us the meaning of true freedom. क्योंकि डिस्पाइट इट्स ग्रैंडियोस वर्ल्ड बिल्डिंग, हिस्टोरिकल लेसन्स एंड सुपरनैचुरल सुपर पावरफुल विजुअली स्टनिंग फाइट्स, वन पीस इज द स्टोरी ऑफ पीपल हु सीकिंग फ्रीडम इन दिस वर्ल्ड. Destiny, fate, dreams. As long as there are people who seek freedom in this life, these things shall not vanish from the earth. जिसे आई थिंक रॉजर के ये लास्ट वर्ड्स परफेक्टली इम्बॉडीड करते हैं कि फ्रीडम इज ए डेस्टिनी एंड एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज डेस्टिन्ड टू बी फ्री. एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन वी हैव टू स्टार्ट विथ ये स्टोरी शुरू होती है द डे ऑफ मरीन फोर्ड वॉर, द वॉर ऑफ द बेस्ट, द पैरामाउंट वॉर, और व्हाट आई लाइक टू कॉल द डे व्हेन स्ट्रॉ हैट लूफी ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग के 2 साल बाद उस फेथफुल डे जिस दिन स्ट्रॉ हैट क्रू इज रियूनाइटेड अगेन. ये स्टोरी टाइम स्किप के बाद में साबाओडी के उस दिन की रीटेलिंग थी विथ वन डिफरेंस कि इस बार हम लोग इस स्टोरी को विटनेस करते हैं साबाओडी में रहने वाली एक रैंडम नामी फैन गर्ल के पर्सपेक्टिव से, जिसका नाम तक हम लोगों को नहीं पता है, जो कि सिग्निफाई करता है उसकी इनसिग्निफिकेंस को, बट इन अ गुड वे कि शी कैन बी एनी वन ऑफ अस. एंड ये मैसेज वन पीस की स्टोरी और लूफी की जर्नी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मीनिंग होल्ड करता है कि डोफ्लेमिंगो इज नॉट टोटली राइट, क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट जस्ट रिटन बाय विक्टर्स. We often forget कि history and truth is not linear and it's not always shaped by those who we knew but also by those who we never knew. And One Piece की story is the embodiment of that philosophy. History is a story. That's why I called it his story and it's not created by one single person's story. And इसीलिए contrary to popular belief, I always believe कि One Piece सिर्फ लूफी की स्टोरी नहीं थी and he is not the only protagonist of this series. Yes, I know कि most of the time हम लोगों ने One Piece की स्टोरी को लूफी के पर्सपेक्टिव से ही देखा है and he is the most important person in this story. But in my opinion, उसका crew and people he met in his journey are as much as important as him and can be considered protagonist in their individual arcs because of their impact in the story. क्योंकि without them लूफी की स्टोरी आज वहाँ ना होती जहाँ पर आज हम लोग उसे देख रहे हैं. जिसे रॉजर और रेली का ये इंटरेक्शन परफेक्टली समराइज करता है कि इट्स अ डेस्टिनी टू मीट ईच अदर. And as long as there are people seek freedom in this world, their destiny always going to find a way to make their dream comes true. वन पीस फैन लेटर की स्टोरी सिर्फ नामी की उस फैन के नामी से मिलने की डिजायर की स्टोरी नहीं है, बल्कि इट्स अ स्टोरी अबाउट ड्रीम एंड डेस्टिनी. नामी की उस फैन का ड्रीम था नामी को ये बताना कि कैसे बिकॉज ऑफ हर शी गॉट होप इन दिस क्रूल वर्ल्ड, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ओनली एक्सेसिबल बाय पीपल विद पावर एंड स्पेशल एबिलिटीज. एंड शी ऑलवेज बिलीव्ड वीक नोबडी लाइक हर हैड नो चांस इन दिस वर्ल्ड, बट नामी प्रूव्ड दैट रॉन्ग and made her believe that even weak girl like her has a chance of achieving her dream. Nami inspired her just like Luffy inspired countless many people.
नामी वो रीजन थी जिसकी वजह से शी वॉज एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हर होपलेसनेस, हर आइसोलेशन। वो आइसोलेशन जिसने उसके ड्रीम्स को फियर के पिंजड़े में कैद करके रखा था। इन दी एंड वो नामी से मिल तो नहीं पाई, बट उसके इस डिजायर ने उसे पुश किया टू टेक अ रिस्क हर लाइफ फॉर हर ड्रीम्स। एंड दैट एक्सपीरियंस मेड हर रियलाइज समथिंग प्रोफाउंड कि इफ यू विलिंग टू रिस्क इट ऑल, यू ऑलवेज गोइंग टू अचीव योर ड्रीम्स। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर ड्रीम्स, डू द राइट थिंग, जो कि उसकी लाइफ में हमेशा उसकी मदद करेगा। एंड यस, आई अंडरस्टैंड कि कई सारे लोगों को लगेगा कि क्या फ्रीडम इतनी ही जरूरी है, कांट वी लिव विदाउट इट, क्योंकि अगर लाइफ ही नहीं होगी तो फ्रीडम का क्या मतलब हुआ। एंड यू आर राइट, बट आई थिंक कि जो लोग ऐसा सोचते हैं दे डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विच वी कॉल्ड फ्रीडम। टू मोस्ट ऑफ अस, फ्रीडम इज द एबिलिटी टू डू व्हाटएवर वी वांट, व्हेनेवर वी वांट, हाउएवर वी वांट एंड whoever we want, without facing any punishment and consequences. ये फ्रीडम की जनरल परिभाषा है जिसे लगभग हर कोई समझता है और मानता है, बट लेट मी ऐड समथिंग न्यूआंस इन इट। हम लोग फ्लॉड मॉर्टल बीइंग्स हैं जो कि कभी भी ट्रू फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी फ्रीडम को अपनी बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। बिकॉज वी फॉरगेट्स कि ये बॉडी भी हम लोगों के पैरों की वो बेड़ियां हैं, वो प्रिजन है जिससे हम लोग कभी आजाद नहीं हो सकते हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। हम लोग वही करते हैं और उसी समय करते हैं जिस समय ये हम लोगों से जो कराना चाहती है। कैसे मूव करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या पसंद करना है, क्या ना पसंद करना है, क्या खाना है, कब सोना है, एवरीथिंग इट डिसाइड्स फॉर अस। हम लोग सिर्फ इस चीज को नोटिस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों का एग्जिस्टेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है। बट सिर्फ एक खराब दिन, थोड़ा सा बुखार, एक छोटी सी इंजरी स्टार्ट मेक यू फील द वेट ऑफ दिस मॉर्टल फॉर्म। हम लोग इसकी इच्छा के बगैर और इसकी लिमिट से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसे स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं जैसे हम लोग चाहते हैं। वी कांट इवन टर्न इनटू फायर, आइस, लाइटनिंग, गैस और इवन समथिंग एल्स। ना ही हम लोग कुछ खा सकते हैं जो कि ये हजम ना कर सके, और ना ही मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने इमेजिन किया हो बट वो पॉसिबल ही ना हो इस दुनिया के लॉस के अकॉर्डिंग। सिंपल मीन्स कि वी आर नॉट डेविल फ्रूट यूजर्स, विच इज सिंबॉलिकली इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम। वी कांट डू एनीथिंग, दैट्स व्हाई वी कैन ओनली एक्सपीरियंस फ्रीडम थ्रू आवर ड्रीम्स। इसलिए हम लोगों के ड्रीम के छिन जाने का मतलब है व्हाट वी गेट लेफ्ट इज प्रिजन, एंड बीइंग दिस स्टेट व्हाट आई लाइक टू कॉल इट living dead. Living dead does exist, but not something like this. It's much more something like that. ये कहा जाता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेसी वो होती है जहां पर जनता अपने हाथों से अपनी फ्रीडम को चांदी की प्लेट में लगा करके अपने रूलर को थमा देती है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि हाउ यू कैन मेक देम, आंसर सिंपल है, बाय क्रिएटिंग फियर इन देयर हार्ट। नवंबर 2022 जापानीज कैबिनेट ऑफिस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 मिलियन पीपल इन देयर कंट्री एक्सपीरियंसिंग अ फिनोमेना कॉल्ड हिकिकोमोरी, जिसका रफली ट्रांसलेशन है सोशल आइसोलेशन, जिससे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद बिकॉज ऑफ एनिमे, जो कि कई वेल नोन साइकाइट्रिस्ट जैसे कि साइटो टामकी जिन्होंने इस टर्म को फेमस किया था, उनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट एक ह्यूज अंडरस्टेटमेंट है। एंड रियल फिगर लगभग 2 मिलियन के आसपास है, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग 10 मिलियन। मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट इसका सीधा मतलब है लोगों का नॉर्मल लाइफ से कट जाना, जिसके कई सारे रीजन है, जैसे कि सपोर्टिव फैमिली एंड फ्रेंड्स की कमी, स्कूल और वर्क में अच्छा ना परफॉर्म कर पाना, फाइनेंशियल और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, क्रिपलिंग एंजाइटी एंड शेम। ये सारे ही रीजन मिलकर के सोशल आइसोलेशन का कारण बनते हैं, जिसे हम लोग ट्रेस कर सकते हैं सिर्फ एक इमोशन तक, फियर। फियर किसी भी अथॉरिटी के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल होता है, और मानो चाहे ना मानो पर ये हमेशा किसी बुरे काम के लिए ही यूज होता है। एंड मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स चाहे कितना भी कहते रहें कि फियर इज गुड, इट हेल्प्स यू सर्वाइव, टू मी फियर इज द कॉज ऑफ ऑल ईविल, क्योंकि ऑफ्टन मोस्ट डरपोक लोग ही सबसे ज्यादा ईविल बनते हैं, क्योंकि दे डू एनीथिंग टू सर्वाइव, क्योंकि ये हम लोगों की प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं, ये हम लोगों को दूसरों की हेल्प करने से रोकती हैं, क्योंकि कोई भी डरपोक इंसान अपनी जान को खतरे में डाल करके दूसरे की मदद नहीं करेगा।
पर किस चीज से फियर? फियर फ्रॉम अदर कंट्रीज, फियर फ्रॉम देयर नेबर्स, फियर फ्रॉम फेलियर एंड जजमेंट। ये वो कुछ फियर्स हैं जिन्हें अथॉरिटीज हजारों सालों से लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज करती आई है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि हिकिकोमोरी और वन पीस की फ्रीडम का इस एपिसोड से क्या लेना देना है। तो इसका आंसर है एवरीथिंग, क्योंकि ये एपिसोड वन पीस की एक लाइट नॉवल से लिया गया है जिसका प्रोटैगनिस्ट एक हिकिकोमोरी था, जो कि तुम इस एपिसोड में भी देख सकते हो, जो कि सेम इस एपिसोड की तरह नामी से इंस्पायर्ड होने के बाद में अपने डिप्रेशन से बाहर आ पाया था। बट इस वीडियो के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हिकिकोमोरी क्या है। जो इम्पोर्टेंट है वो है इस एपिसोड की थीम की व्हाट फियर एंड उससे जन्म लेने वाली होपलेसनेस कैन डू। एक चीज जो वन पीस और ओटा बहुत अच्छे से करना जानते हैं कंपेयर टू किसी भी अदर मांगा और एनिमे, और शुड आई से हैज अ हैबिट टू डू, इज टू हाइड ट्रेजेडी इनसाइड कॉमेडी। वन पीस ने कई बार हम लोगों को बहुत ही ट्रैजिक इवेंट्स को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन और शो किया है विद कॉमेडी, ताकि यू डोंट टेक इट सीरियसली। लोग कई बार वन पीस को सिर्फ इसीलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही गूफी शो है और बहुत सारी चीजों को सीरियसली नहीं लेता है, बट ये उसका फीचर है ना कि उसकी कमी। बिकॉज विटनेसिंग अ ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी इन इटसेल्फ, जो कि तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को चेंज करता है। इट्स अ कर्स विच डिस्ट्रॉयज योर इनोसेंस, क्लाउड्स योर माइंड विथ हेट्रेड एंड फियर, जो कि तुम्हारे लिए भी ट्रेजेडी है। क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट हेट्रेड, ग्रीफ, रिवेंज, सैडनेस और पास्ट। तुम लाइफ में पास्ट के इस बर्डन के साथ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हो। टू मूव फॉरवर्ड you have to let the past die, or else you're going to die with it. To let the past die सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक बहुत ही profound philosophy है उन लोगों के लिए who want to seek truth, freedom and peace in this world. Because holding on to the past is always the cause of conflict, corruption and tragedy. Just like Ace. पोर्कस डी एस की स्टोरी इज द स्टोरी अबाउट होल्डिंग ग्रज। एस की स्टोरी एक ट्रेजेडी है जो कि शो करती है कि पास्ट को होल्ड ऑन करके रखना कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है तुम्हारे लिए। ही डाइड बिकॉज ही नेवर एबल टू लेट गो हिज पास्ट, जो कि ना ही अपने फादर को कभी माफ कर पाया टू अबैंडनिंग हिम, ना ही हर किसी के रोकने के बाद भी वो ब्लैक बियर्ड को फॉरगेट कर पाया, विच बिकेम द रीजन ऑफ हिज कैप्चर, और ना ही वो अपने फादर लाइक कैप्टन के ऑर्डर के बाद भी अकाइनू को इग्नोर कर पाया, जो कि इवेंचुअली बिकेम द रीजन ऑफ हिज डेथ। वन पीस की ये थीम कोई फ्लूक या कोइंसिडेंस नहीं है। फिशमैन टाइगर की स्टोरी भी इसी थीम को शो करती है, जो कि इस बात को अंडरस्टैंड करने के बावजूद भी कि हर इंसान एक जैसा बुरा नहीं होता है, डाइड बिकॉज ही नेवर एबल टू लेट गो हिज हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमंस, जिसने उसे इंसानों की हेल्प लेने से तक रोक दिया। दैट्स व्हाई मेरी फिलॉसफी यही है कि नेवर टेक एनीथिंग टू सीरियसली एंड नेवर रिमेंबर एनीथिंग टू लॉन्ग। चाहे फिर दुनिया तुम्हें कितना भी ज्यादा बेवकूफ क्यों ना कहे या तुम एग्जाम्स में फेल ही क्यों ना हो जाओ, बिकॉज देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड वर्थ रिमेंबरिंग फॉरएवर। शैंक्स वो पहला पर्सन था जिसने लूफी को सिखाया था कि नॉट एवरी फाइट इज वर्थ फाइटिंग फॉर, और इस फिलॉसफी को जिम्बे ने सॉलिडिफाई किया था आफ्टर मरीनफोर्ड वॉर व्हेन लूफी लॉस्ट हिज विल टू लिव। ही टॉट लूफी कि तुम्हारे साथ में चाहे कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी क्यों ना हुई हो, हर इंसान के पास में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हेल्प देम मूव फॉरवर्ड। इसलिए डोंट लेट योर सेल्फ ड्राउन इन पास्ट एंड हेट्रेड, यू हैव समवन हु नीड्स यू, जो कि जिम्बे ने फिशमैन टाइगर की ट्रेजेडी से ही सीखा था, जिसका इम्पैक्ट हम लोग लूफी पर देख सकते हैं कि ही नेवर थॉट टू टेक रिवेंज। दैट्स व्हाई ही नेवर शोड एनी हेट्रेड अगेंस्ट फुजिटोरा, जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था जिसने उसके ब्रदर की जान ली थी। मे बी बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि जो भी पर्सन जो भी कुछ कर रहा है वो सिर्फ अपने पास्ट के ट्रामा और अंडरस्टैंडिंग की वजह से कर रहा है टू परस्यू देयर ड्रीम्स, एंड ही रिस्पेक्ट दैट, जो कि हम लोगों ने लूफी और काताकुरी की फाइट में देखा भी था कि ही नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम काताकुरी टू मेक दिस फाइट फेयर, बिकॉज ही नोज कि उसका एनिमी भी अपनी जान को दांव पे लगा रहा है अपने ड्रीम के लिए। इसीलिए ब्लैक बियर्ड का इंट्रोडक्शन इतना आइकॉनिक था, जो कि शो करता है कि नो मैटर हाउ इविल एनीवन कैन बी, in the end they all are just humans who trying to survive in this unforgiven world only way they know how। इसीलिए मुझे लूफी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि he never kills anyone, he just destroy their dreams, क्योंकि लोगों के ड्रीम्स ही वो फ्यूल होते हैं जो कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, जो कि ओरिजिनेट होते हैं उनके पास्ट ट्रामा और डिजायर से। सो टू डिस्ट्रॉय देयर ड्रीम कैन चेंज देयर इंटायर वर्ल्ड व्यू।
जैसे कि बैटमैन जो कि सिमिलर टू लूफी नेवर किल्स बट ब्रोक एवरी सिंगल बोन इन योर बॉडी सो यू कैन नेवर कमिट क्राइम अगेन। लूफी अंडरस्टैंड कि इन जर्नी ऑफ सीकिंग फ्रीडम हेट्रेड एंड ग्रज आर बॉल एंड चेन्स जिन्हें होल्ड ऑन करके रखना सिर्फ तुम्हें डुबाता है। थ्रिलर आर्क मेरे हिसाब से वन पीस के सबसे इम्पोर्टेंट आर्क्स में से एक रहा है, क्योंकि ये वो पहला आर्क था जहां पर आई थिंक स्ट्रॉ हैट क्रू पहली बार अंडरस्टूड देयर सिचुएशन एंड विटनेस देयर वीकनेस एंड हेल्पलेसनेस, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट फोरशैडोइंग थी कि व्हाट्स गोइंग टू कम नेक्स्ट। ये आर्क भी वन पीस के इस ट्रेजेडी कंबाइंड कॉमेडी फॉर्मूले का एक्सेप्शन नहीं था, बल्कि ये इस फॉर्मूले को थोड़ा और ज्यादा एलिवेट करता है स्टोरी की शुरुआत में बाय इंट्रोड्यूसिंग हॉरर, मिस्ट्री एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेथ। इस आर्क का लगभग हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है डेथ को, बट नॉट डेथ को, बल्कि लिविंग डेथ को। दे ऑल रिप्रेजेंट वन एस्पेक्ट ऑफ डेथ, लाइक परोना घोस्ट, एप्सिलॉन फ्रैंकेनस्टाइन काइमेरा मॉन्स्टर, डॉक्टर हॉगबैक क्लियरली वैम्पायर, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गेको मोरिया, जो कि आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट और हु ही इज रिप्रेजेंटिंग। मे बी ही इवन डजंट नो व्हाट ही इज नाउ, जो कि आई थिंक उसे परफेक्टली समराइज करता है, क्योंकि ही लॉस्ट every single thing he holds dear to Kaido, his identity, his crew, and even his dream. Gekko Moria is the example of living death. He has nothing to hold on to it except past. इसलिए जिस गेको मोरिया को हम लोगों ने इस आर्क में देखा था वो इंटायरली डिफरेंट पर्सन था उस गेको मोरिया से जो कि टो टू टो गया था अगेंस्ट काइडो, जहां ही लॉस्ट हिज ड्रीम एंड विल। ये आर्क वन पीस की स्टोरी में थेमेटिकली पास्ट और प्रेजेंट के बीच का कनेक्शन था एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल स्टोरी टेलिंग पीस भी, जहां पर ज्यादातर कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग टू कीप देयर पास्ट अलाइव, फिर वो पास्ट चाहे कितना भी ज्यादा करप्टेड क्यों ना हो गया हो। by reviving corpse and molding them to their liking, जैसा कि हम लोग भी अक्सर करते हैं, to relive one memory, one traumatic experience over and over to change that outcome, कि काश मैंने ये कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, काश मैंने वो ना किया होता तो ऐसा हो जाता, बिना ये सोचे कि जो हो गया सो हो गया। क्यों अपने आप को तुम अब पास्ट से टॉर्चर कर रहे हो? ये आर्क इस इंटरनल सफरिंग और डिप्रेशन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन था, जो कि तुम इसके एनवायरनमेंट में भी देख सकते हो, जैसे कि फ्लोरियन ट्रायंगल, सी का एक ऐसा स्ट्रेच जहां पर कभी भी फॉग खत्म नहीं होती है, इटर्नल फॉग सराउंड्स एवरीथिंग। ये ग्रैंड लाइन का वो हिस्सा है जिसे पायरेट ग्रेवयार्ड कहा जाता है, जिसे आई थिंक हम लोग कंपेयर कर सकते हैं लोगों के इंटरनल सी ऑफ डिप्रेशन से, जिसमें लोग डूबते चले जाते हैं विदाउट रे ऑफ होप। ये उस अंधेरे कमरे की याद दिलाता है जहां पर वो लोग रहते हैं जो कि नेवर वांट टू फेस द वर्ल्ड अगेन, दे जस्ट वांट टू लिव इन देयर डार्क रूम आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इन द स्टेट ऑफ इमोशनली डेड। सोशल आइसोलेशन का सबसे बड़ा और नेगेटिव नेचर ही यही है कि जो पर्सन सोशल आइसोलेशन की वजह से होपलेसनेस सफर करता है वो सिर्फ अकेले उसे नहीं सफर करता है, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसके साथ सफर करते हैं, क्योंकि किसी पर्सन का डिस्पेयर सिर्फ उसके लिए हानिकारक नहीं होता है बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी होता है। गेको मोरिया का डेविल फ्रूट इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस डेविल फ्रूट की एबिलिटी उसके यूजर को अलाउ करती है किसी भी पर्सन की शैडो को चुरा सकने की, बट इसकी एबिलिटी सिर्फ लोगों की शैडो नहीं छीनती है, बल्कि ये उनकी आज़ादी, उनका एग्जिस्टेंस और उनकी एबिलिटी टू फील द रे ऑफ होप को छीनती है, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में लिटरल है। जो भी पर्सन इस डेविल फ्रूट की वजह से अपनी शैडो लूज करता है वो हमेशा के लिए अंधकार में रहने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि सूरज की एक किरण उसे राख में तब्दील कर सकती है। ही इज नॉट सफरिंग अलोन, ही मेकिंग अदर पीपल सफर विथ हिम। हेलो, फ्यूचर रमन हियर। तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान चैप्टर 1158 रिलीज हुआ है, जिसमें वी फाउंड आउट कि गेको मोरिया इज ए कोजुकी। He is Kozuki Moria, which gave this argument a very interesting and ironic turn, क्योंकि कोजुकी का मीन होता है moonlight, which is kind of poetic and ironic, कि he is taking people's light instead of giving them. His powers are shadows.
But he is the moon who eclipsed by the shadow of hopelessness, which means in a way he eclipsed himself, जो कि actually common trait है depression की. So that's aside, let's back to video. इसलिए काइंड ऑफ पोएटिक था कि कैसे इन दी एंड लूफी ने सिर्फ थ्रिलर बार्क और उसमें फंसे लोगों को ही नहीं बल्कि गेको मोरिया को भी उसके अंधकार से बाहर निकाला था, जिसका एविडेंस हम लोगों को मिलता है एपिसोड 917 गेको मोरिया के हाजी नोजू जाने की वजह से, जो कि एक बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल इवेंट था, या फिर नहीं भी, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट गेको मोरिया हु फॉट काइडो। जब मैंने शुरुआत में बात की थी कि लूफी इज नॉट द ओनली प्रोटैगनिस्ट इन दिस सीरीज, मैं तभी इसी एपिसोड की बात कर रहा था, क्योंकि ओडा के पास में कोई भी रीजन नहीं था इस पर्टिकुलर सीन को शो करने के लिए। वन पीस में आज भी कई ऐसे सीन्स और कैरेक्टर इंटरैक्शंस हैं जिन्हें ओडा ने आज तक कभी ड्रॉ नहीं किया, जैसे कि शैंक्स और मीहॉक की फाइट या फिर इसी एपिसोड में एप्सिलॉन की डेथ। बट ही चोज टू शो गेको मोरिया ट्राइंग टू सेव हिज फ्रेंड, वो भी योंको की टेरिटरी में। कभी सोचा है व्हाई थ्रिलर बार्क वाला गेको मोरिया ये कभी ना करता, बट ही डिड, क्योंकि ये ओडा का वे था टू शो अस कि ही इज चेंज्ड नाउ, ही इज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ एनी योंको और एनीवन एल्स, ही इज एट लास्ट हैज अ ड्रीम, ही इज द प्रोटैगनिस्ट नाउ। हर कोई जो कि अननोन की तरफ कदम बढ़ा सकता है अपने ड्रीम के लिए, वो प्रोटैगनिस्ट है इस दुनिया में। फिर वो स्टेप चाहे कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा, कितना भी खतरनाक, कितना भी डरावना और कितना भी ज्यादा दुखों से भरा ही क्यों ना हो। To achieve freedom, you have to risk your life, because without risk, there is no freedom. And without freedom, there is nothing to risk for, because the deads don't own anything. इस आर्क ने दिखाया था कि कैसे लूफी वो पर्सन था जिसने अपने सिर्फ कुछ महीनों की जर्नी में लोगों को उनके सालों के ट्रॉमा से बाहर निकलने की होप दी थी। इसलिए साबा ओडी और मरीन फोर्ड इंसिडेंट हिट सो हार्ड, क्योंकि ये दो वो आर्क थे जहां पर लूफी ऑलमोस्ट लूज्ड एवरीथिंग। वो पर्सन जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया था ड्रीम्स देखने के लिए, आज उसके ही ड्रीम्स तबाह हो रहे थे और वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड स्पेशली इन मरीन फोर्ड, जो कि लूफी के लिए सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर चैलेंज था, एंड ही ऑलमोस्ट लॉस्ट इट। और बगैर उन लोगों के जिन्हें ही इंस्पायर्ड इन हिज जर्नी, लूफी की जर्नी उसी दिन एंड हो गई होती। एंड मरीन फोर्ड की ये थीम्स फैन लेटर एपिसोड बहुत ही अच्छे से शो करता है, जो कि काफी अच्छा रीजन था कि क्यों ये एपिसोड मरीन फोर्ड से शुरू हुआ था। मैंने पहले भी वन पीस की फ्रीडम के बारे में बात की है, पर मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि व्हाट फ्रीडम मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन पीस। इफ यू वांट टू नो, इन शॉर्ट, फ्रीडम इज कंटेजियस, इट्स ए चेन रिएक्शन। एंड ये बात हम लोगों को इस वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाती है। बट नाउ आई नो कि तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बात का हम लोगों की रियल दुनिया से क्या लेना देना। हम लोग इस रियल दुनिया में कभी भी वो सुपर नेचुरल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हैं जहां पर हम लोग जो भी करना चाहें वो कर सकें। और रही बात नॉर्मल फ्रीडम की, तो हम लोगों को इससे क्या लेना देना। हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ना कि डिक्टेटरशिप में, जहां पर अथॉरिटीज थोड़ी सी करप्ट भले ही क्यों ना हो, पर दे आर डूइंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर फ्रीडम। एंड अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर Democracy? Democracy. Democracy isn't what these people need. Hell, it's not even what they want. Because these countries don't have the most basic building blocks necessary to support a democracy. Little things like we ought to be tolerant of those who disagree with us, or we ought to be tolerant of those who worship a different god than us, or that a journalist ought to be able to disagree with a fucking president. And you think you can walk into this country based on fundamentalist religious principles, drop a couple of bombs, topple a dictator, and start a democracy? Give me a break. कॉल ऑफ ड्यूटी का ये सीन इज वन ऑफ द फिनोमिनल सीन्स जो कि प्रिटी मच समराइज करता है कि हाउ अथॉरिटीज थिंक अबाउट सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी एक्ट्स। Democracy is one of the greatest and most important idea that we human as a species came up with. But democracy is not equal to freedom. फिर वो चाहे कितनी भी ज्यादा अच्छी और फेयर ही क्यों ना हो, और ना ही कोई और अथॉरिटेरियन हायरार्कल सिस्टम। एंड ये सीन एक्सप्लेन करता है कि व्हाई इट्स ऑफ्टन फेल्स। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में दो तरीके के लोग पाए जाते हैं जो कि अपनी पावर और अथॉरिटी का यूज दो डिफरेंट तरीकों से करते हैं। पहले वो लोग जो कि अपनी पावर और अथॉरिटी का यूज करते हैं दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनका भला करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि गुड काइंड ऑफ अथॉरिटी। और दूसरे ऑब्वियसली वो लोग जो कि अपनी पावर और अथॉरिटी का यूज करते हैं सेल्फिश रीजंस के लिए, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, उनका बुरा
बुरा करने के लिए। बट हियर्स द थिंग, यहाँ पर ये दोनों ही अथॉरिटीज तुम्हारे लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता है कि तुम्हारे लिए भला और अच्छा क्या है, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे के अकॉर्डिंग तुम कभी भी किसी पर्सन को फ्रीडम दे नहीं सकते हो, क्योंकि फ्रीडम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि डिपेंड करती है पर्सन की एबिलिटी टू ओवरकम इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस, वो भी बिना अपनी वैल्यूज को छोड़े, जो कि हर किसी के बस की बात ही नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर ही नहीं पोजेस करते हैं कि वो अपनी वैल्यूज और अपनी फ्रीडम को बरकरार रख सकें। ऐसे लोग सिर्फ जरा सी मुसीबत आते ही अपनी फ्रीडम और वैल्यूज को गिव अप कर देते हैं सिर्फ थोड़ी सी सेफ्टी के लिए। और ये बात अथॉरिटीज और पावरफुल लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। हिस्ट्री, मूवीज या फिर कोई भी स्टोरी उठा करके देख लो, हर डिक्टेटरशिप की शुरुआत ऐसे ही होती है। और ये बात बहुत ही कॉमन है। लोग भले ही कहते हो कि वो अथॉरिटीज और गवर्नमेंट से हेट करते हैं, बट इन दी एंड वो उन्हीं के प्रोपेगेंडा को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं की बातों को मानते हैं, जिसमें लोगों की गलती भी नहीं है। यस, सम अथॉरिटीज आर गुड फॉर अस, पर किसी भी अथॉरिटी पर ओवर रिलायंस हमेशा बुरा होता है। अच्छे लोग अपनी अथॉरिटी का यूज दूसरों के भले के लिए करते हैं, पर वो भलाई एक कॉस्ट के साथ आती है, और वो कॉस्ट है तुम्हारी ग्रोथ। अथॉरिटीज पर ओवर रिलायंस अथॉरिटीज को पावर देता है और तुम्हें वीक बनाता है, वो भी ना सिर्फ फिजिकली बल्कि साइकोलॉजिकल तौर पर भी। अथॉरिटीज पर ओवर रिलायंस एम्पावर करता है टिरनी को, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी ग्रुप या कोई भी संस्था हमेशा अच्छी नहीं बनी रह सकती है, और ना ही वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सकती है। तो जब अच्छी अथॉरिटीज बुरी अथॉरिटीज से रिप्लेस हो जाती हैं, या फिर एक ऐसा समय आ जाता है जहां पर अथॉरिटीज की कोई वैल्यू ही नहीं बचती, या अथॉरिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचता है। डेज गॉन और साइबरपंक मेरे दो फेवरेट वीडियो गेम्स में से एक है, जिन्होंने पहली बार मुझे अपनी विजुअल स्टोरी टेलिंग की हेल्प से इन दोनों सिचुएशंस का वेट फील कराया था। जिसमें डेज गॉन की एंड स्टोरी के आसपास हम लोग एक मिशन के दौरान एक कम्युनिटी कॉलेज विजिट करते हैं, जहां पर घूमते हुए हम लोगों को एक क्लास के अंदर कई सारी डीकम्पोज्ड होती हुई बॉडीज दिखती हैं, जो कि एक ज़ॉम्बी गेम से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऑब्वियसली लोग मारे गए होंगे यहाँ पर। बट इट वॉज डिफरेंट, क्योंकि क्लास अंदर से लॉक्ड थी, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी फोर्स एंट्री का साइन नहीं दिख रहा था, और ना ही लोगों के बीच में किसी तरीके की इंटरनल फाइट के साइन, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही लॉजिकल कंक्लूजन बचता था, और वो था सुसाइड। Hemlock. All of them committed suicide because they lost hope. They killed themselves because they realized कि they are not well equipped to survive this world. नॉर्मल दुनिया में यही लोग फ्यूचर लीडर्स हो सकते थे, एक्सपर्ट्स हो सकते थे अपनी फील्ड्स में, बट इन दिस वर्ल्ड दे आर जस्ट ज़ॉम्बी फूड, बिकॉज दे नेवर एक्सपीरियंस डेंजर। उनकी कंफर्टेबल लाइफ ने उन्हें इतना ज्यादा कमजोर बना दिया था कि इन फेस ऑफ क्राइसिस दे चोज डेथ। और अगर हम लोग बात करें साइबरपंक की, तो इस सिचुएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपेंड देयर, जहां पर लोगों ने प्रोग्रेस, सेफ्टी और कंफर्ट के नाम पर मेगा कॉर्पोरेशंस और अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा पावर दे दी। एंड कैपिटलिज्म इज अ बिच, तो होना क्या था, दे स्टार्ट कंट्रोलिंग एवरीथिंग। जो नाइट सिटी क्रिएट की गई थी एज अ सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस, वो मेगा कॉर्पोरेशंस और क्रिमिनल मॉब्स का प्लेग्राउंड बन के रह गई। बट ये थीम सिर्फ साइबरपंक गेम तक नहीं, बल्कि हर साइबरपंक डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक मूवी में प्रेजेंट रही है, चाहे वो स्टार वॉर्स, घोस्ट इन द शेल, टर्मिनेटर, मैट्रिक्स या फिर साइकोपैथ जैसे एनिमे ही क्यों ना हो। इन सभी सोसाइटीज में लोगों ने अपने कंफर्ट, लग्जरी और सेफ्टी के ऑब्सेशन की वजह से ही नाइटमेरिश सफरिंग झेली है। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज ये बात बहुत अच्छे से समझती हैं। दैट्स व्हाई दे क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड देन दे क्रिएट लॉज टू फिक्स दोस प्रॉब्लम दैट दे देमसेल्व्स क्रिएटेड। इन रियल वर्ल्ड इस बात के 3 वेल नोन एग्जांपल्स हैं, जर्मनी, यूएसए एंड ऑब्वियसली जापान। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जर्मनी में हिटलर पावर में आ ही इसलिए पाया था क्योंकि लोगों को लगा कि वो जेन्युइनली उनकी मदद करना चाहता है, जिसकी वजह से दे गेव हिम सो मच पावर विदाउट क्वेश्चनिंग हिम एंड हिज मोटिव्स, जिसे वो मेंटेन रख पाया लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए हेट्रेड और डर फैला करके, जिसकी वजह से कई बार नेबर्स और यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे को बिट्रे कर देते थे सिर्फ नेशनलिज्म के वजह से। और ये कारण बना लोगों के बीच में आइसोलेशन का। लोग सिर्फ अपने नेबर्स से ही नहीं बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स से तक डरने लगे थे, जिसने अथॉरिटीज को और ज्यादा पावर दे दी टू डू व्हाटएवर दे वांट। पर जर्मनी एक लौती ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने ये किया है, और ना ही वो आखिरी थी। जर्मनी का सबसे बड़ा राइवल अमेरिका भी ये टैक्टिक्स कई बार अपना चुका है। 9/11, वियतनाम वॉर, इराक इन्वेजन आर सम ऑफ एग्जांपल्स, एंड 9/11 स्पेशली क्योंकि कई सारे एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि इट्स अ इनसाइड जॉब, बट आई नो इट्स अ कंस्पिरेसी। पर लोगों के इस कंस्पिरेसी पे बिलीव करने का रीजन है ऑपरेशन नॉर्थवुड।
ऑपरेशन नॉर्थवुड 1997 में CIA द्वारा डीक्लासिफाइड सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से एक था, जिसे 1962 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्यूबा के खिलाफ प्रपोज किया था, जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA अमेरिकन सॉइल पर एक्ट ऑफ टेररिज्म कमिट करेगी अगेंस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री बाय बॉम्बिंग मेजर सिटीज, जिसका ब्लेम वो क्यूबा पर डाल करके उसके अगेंस्ट वॉर शुरू कर सके। ये कुछ सुना सुना तो नहीं लग रहा है? वो तो JF कैनेडी की वजह से ये सक्सीड नहीं हो पाया था, बट इससे हम लोगों को पता चलता है कि व्हाट इज अमेरिका केपेबल ऑफ, जो कि पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए अपने सिटीजन्स तक को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। एंड देयर इज जापान, जिसकी पॉलिटिकल टैक्टिक्स इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो कि हिकिकोमोरी फिनोमेना से भी कनेक्टेड थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जापान की इकोनॉमी लगभग बर्बाद हो चुकी थी। अमेरिका डिड हेल्प इन द नेम ऑफ फॉरेन एड, जो कि जापान के लिए काफी यूजफुल रहा था, बट इन लॉन्ग रन ये काफी नहीं था उसे आगे ले जाने के लिए और वापस सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए। तो इसके लिए जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे न्यू रिफॉर्म इंप्लीमेंट करना शुरू किए, जिसने जापान के अथॉरिटेरियन सिस्टम को अबॉलिश करके उसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री का टाइटल दे दिया। एंड यस, मैंने टाइटल बोला है, क्योंकि भले ही डेमोक्रेसी ने उन्हें कई सारे नए राइट्स दिए हो कंपेयर टू प्रीवियस अथॉरिटेरियन सिस्टम, दे नेवर यूज्ड इट टू इट्स फुल पोटेंशियल, क्योंकि दे नेवर चेंज वन मेजर थिंग, देयर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जापानीज जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे करप्ट सिस्टम्स में से एक है, क्योंकि ये जापान के मीजी एरा अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर डेवलप हुआ था, जिसमें तब से लेकर के अब तक कोई भी मेजर बदलाव नहीं हुआ है। और इसका रीजन था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर जापान और अमेरिका थॉट कि इसे चेंज करने की वजह से कंट्री में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को अगर ज्यादा फ्रीडम मिल गई तो वो अपनी पूरी जिंदगी बिना अथॉरिटी को क्वेश्चन किए एक कंपनी को क्यों ही देंगे, जो कि कंट्री की ग्रोथ के लिए जरूरी था। एंड ये सिस्टम उस कंट्रोल के लिए परफेक्ट था, क्योंकि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सिंपल एक्ट ऑफ गेटिंग अक्यूज तुम्हें बिना किसी फॉर्मल चार्ज के एटलीस्ट 23 दिन की पुलिस इंटेरोगेटिव कस्टडी में रखना अलाउ करता है, जिसे जज टेस्टिमोनी से सेटिस्फाई ना होने की कंडीशन में 23 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड जजेस को इंसेंटिवाइज करता है बेस्ड ऑन कन्विक्शन रेट एंड इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जजेस का प्रमोशन तुम्हारे जेल जाने पे टिका हुआ है, यानी कि ये सिस्टम कहता है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट एंड इवन देन वी डोंट केयर, क्योंकि जापान के इस सिस्टम में इंडिया और अमेरिका जैसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रिवेंशन एक्ट्स नहीं है एंड प्रूफ्स रेयरली मैटर्स, जिसकी वजह से अक्यूज्ड का फोर्सफुली लिया हुआ कन्फेशन एक्चुअल प्रूफ से ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है, जो कि 100% लीगल है। और इसी वजह से जापान का कन्विक्शन रेट 99% है। एंड यही रीजन था कि इंजेजे के हिगुरुमा हेटेड जापानीज कोर्ट सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम में लोगों का दोषी होना या ना होना वैल्यू नहीं करता है। जो चीज वैल्यू करता है वो है इस सिस्टम का एग्जिस्टेंस एंड लोगों की कन्फॉर्मिटी, जिसे ओडा ने वन पीस वर्ल्ड में वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूप में परफेक्टली रिप्रेजेंट किया है, जिनके लिए जस्टिस डजंट मैटर। ये सिस्टम क्रिएट हुआ था सिविल कन्फॉर्मिटी को बरकरार रखने के लिए, ताकि लोग इंडिविजुअलिस्टिक होकर के कंट्री के ग्रेटर गुड को भूल ना जाएं, और इसने वही किया। जापान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, द नेल दैट स्टिक्स आउट गेट हैमर्ड डाउन। ये सिस्टम इस फ्रेज का ओरिजिन है। इस सिस्टम ने एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट किया कि इतनी सारी फ्रीडम होने के बावजूद भी पीपल नेवर एक्सरसाइज दैट फ्रीडम, क्योंकि लोग डरने लगे कि अगर वो ज्यादा स्टैंड आउट करेंगे तो वो अपने ही लोगों की हेट का टारगेट बनेंगे। और उनका ऐसा सोचना पूरी तरीके से गलत भी नहीं था, क्योंकि ऊपर से देखने पे जापान भले ही एक कलेक्टिव सोसाइटी लगे जो हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, बट इन रियलिटी इट्स ओनली लिमिटेड टू वर्क, जो कि उनकी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के हाईली स्ट्रिक्ट लॉज लोगों को एंटी सोशल बनाते हैं बिकॉज ऑफ फियर, जिसकी वजह से दे जस्ट वांट टू लिव देयर लाइफ एज पीसफुल एज पॉसिबल। तो जो भी कोई उस पीस को डिस्टर्ब करता है दे हेट देम। So getting accused for a crime which you didn't committed is a high possibility, and that's how authoritarian government maintain their power, by making common people hate each other. इसीलिए मोस्ट ऑफ एनिमे कैरेक्टर्स हाईली एक्सट्रोवर्टेड, बोल्ड, ब्रैश, फ्री स्पिरिटेड पर्सनालिटी पोजेस करते हैं, क्योंकि इन रियल लाइफ मोस्ट ऑफ जापानीज पीपल कांट बिहेव लाइक दैट, और ये मजाक भी नहीं है। इवन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक याकुजा तक लॉ के अंडर वर्क करते हैं, एंड एनिमे इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस दैट डिजायर। और जापानीज सोसाइटी का यही बिहेवियर टुवर्ड डिफरेंट पीपल हिकिकोमोरी फिनोमेना के स्टार्ट होने के मेन कारणों में से एक था। इसीलिए ट्रू डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, क्योंकि फियर इज द एनिमी। Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. आई थिंक स्टार वॉर्स में योडा का ये डायलॉग इस बात को परफेक्टली समराइज करता है। ट्रू डेमोक्रेसी कांट एग्जिस्ट फॉर वीक,
क्योंकि कमजोर लोग अक्सर अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब वो ये सोचते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। डोफ्लामिंगो और उसकी फैमिली को जिन लोगों ने टॉर्चर किया था वो लोग कोई बुरे लोग नहीं थे, वो सिर्फ कमजोर लोग थे जो एक समय पर खुद भी विक्टिम थे। पर इसके बावजूद भी उन लोगों ने एक इनोसेंट पर्सन के साथ में वो किया जो उनके साथ हुआ था। हाँ, डोफ्लामिंगो की फैमिली सेलेस्टियल ड्रैगन्स थे, पर क्या उन लोगों ने डायरेक्टली उन लोगों का कुछ बिगाड़ा था? डोफी को छोड़ दिया जाए तो दे वर नाइस पीपल, तो उन लोगों का उनके खिलाफ किया गया एक्शन भले ही कुछ लोगों को जस्टिफाई लगे, बट इट्स नॉट, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसा है कि तुमने 2-4 लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज कर दिया है। आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट सेलेस्टियल ड्रैगन्स आर वेरी शिटी पीपल, पर अगर कोई तुम्हें काइंडनेस दिखा रहा है तो कम से कम तुम ये तो कर सकते हो कि उन्हें एक चांस दे सको। पर मोस्ट पीपल कांट डू दैट बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस। वो अपने ट्रामा, अपने पास्ट, अपनी मिजरी से कभी बाहर ही नहीं आ पाए, इसीलिए वो कभी डोफ्लामिंगो की फैमिली को दया नहीं दिखा पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी सफरिंग का कारण वही है और उनकी इसी वीकनेस ने उनसे बड़े मॉन्स्टर को जन्म दिया। एक वीक पर्सन के लिए कब डेमोक्रेसी खत्म होती है और कब डिक्टेटरशिप शुरू, इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। लोग आंसर्स के लिए पास्ट को खंगालने की कोशिश करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हो सकता है करंट सिचुएशन डजंट लुक लाइक दैट, एटलीस्ट इन द सरफेस। इसलिए ऐसी सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि नेवर लेट बैड हैपन टू एनीवन, जिसे आई थिंक इमैनुअल कांट ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि टू अचीव ट्रू फ्रीडम एवरीवन शुड हैव टू स्ट्राइव फॉर ए नोबल स्ट्रॉन्ग मोरल एंड। यानी कि तुम लाइफ में कुछ भी करो बट तुम्हारा एंड गोल हमेशा तुम्हारी सेल्फिश इच्छाओं से बड़ा होना चाहिए। इसलिए अगर तुम्हारे ड्रीम्स सेल्फिश हैं और सिर्फ दूसरों को हर्ट करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं तो सिर्फ ये जान लो कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यू आर वीकेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। ट्रू डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर लोग बिना किसी सोशल या हायरकल प्रेशर के अपने ड्रीम्स को चेज कर सकें, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब लोगों के ड्रीम्स नोबल होंगे। और इसीलिए लोगों को फ्रीडम हाथ में थमा देने का मतलब है उन्हें वीक बनाना। वीक लोग कभी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे हैव फियर। जो लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं वही दूसरों की मदद कर सकते हैं उनके सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि सक्सेस का अभाव लीड्स टू रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट लीड टू एंगर, एंगर लीड्स टू डार्क साइड। जरा सोचो, अगर गार्प या ड्रैगन ने लूफी के साथ में ऐसा किया होता तो क्या लूफी इतना स्ट्रॉन्ग बन पाता? क्या वो मरीन फोर्ड में वो कर पाता जो कि हम लोगों ने उसे करते हुए देखा था? ही गेव होप टू पीपल, ही बिकेम द लेजेंड दैट डे। मरीन फोर्ड में इतने सारे न्यू पायरेट्स, इतने सारे न्यू मरीन्स थे, पर क्या उनमें से कोई भी लूफी जितना शाइन कर पाया? नहीं। और इसका रीजन सिंपली ये नहीं था कि लूफी वॉज द प्रोटैगनिस्ट, उसे तो शाइन करना ही था। कोबी डिड इट, ही बिकेम हीरो दैट डे। Both of them able to do that because they pursued their noble goals despite overwhelming odds against them। क्योंकि अगर सिर्फ विक्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लूफी was the loser, he lost everything that day। इसी वजह से मुझे एलन वॉट की एक बात अक्सर याद आती है कि रोड टू हेल ऑफ्टन पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। यानी कि अगर तुम किसी की हेल्प बिना उसकी कंसेंट के कर रहे हो तो तुम उसका भला नहीं कर रहे हो, तुम उसका सबसे ज्यादा बुरा कर रहे हो। तुम अपने लिए ही नहीं बल्कि उसके लिए भी कब्र खोद रहे हो, जैसा कि हम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन में एरन के साथ में देखा, जो कि लोगों की सच में मदद करना चाहता था, उनकी हेल्प करना चाहता था, उन्हें सेव करना चाहता था, बट एंडेड अप डिस्ट्रॉइंग हाफ द वर्ल्ड। इसीलिए जब भी हम लोगों ने लूफी को दूसरों की मदद करते हुए देखा है, उसने हमेशा उनसे पूछा है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। आई थिंक लूफी के ये पूछने का मतलब ही यही है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए फ्री होने के लिए? आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू फ्री, यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट। आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू, बट ओनली व्हेन यू हेल्प योरसेल्फ। क्योंकि फिजिकली वीक होना या दूसरों की हेल्प मांगना बुरा नहीं है, बुरा ये है कि उस हेल्प के लिए कुछ ना करना। ये एक बहुत ही स्मॉल डिटेल थी, पर ये हमेशा से वन पीस का पार्ट रही है। कोबी से लेकर के नामी, नामी से लेकर रॉबिन, एवरी सिंगल टाइम लूफी हेल्प समवन ही आस्क्ड देम, क्योंकि मे बी लूफी अंडरस्टैंड कि अगर तुम किसी की मदद कर भी देते हो, उन्हें सेफ्टी और फ्रीडम दे भी देते हो, तो भी इसकी क्या गारंटी कि वो सेफ्टी और फ्रीडम को बरकरार रख सकेंगे। फ्रीडम इज ए ट्रेजर, यू हैव टू वर्क फॉर इट। और ये थीम हम लोगों ने रॉजर के साथ भी देखी है। For Roger, his freedom was his treasure. So whenever I hear those legendary words, You want my treasure? You can have it. I left everything I gathered together in one place. Now you just have to find it. मेरे दिमाग में सिर्फ यही सुनाई देता है, You want my freedom? You can have it. You just have to find it for yourself. वन पीस की स्टोरी को देख करके लग सकता है कि इट्स अ स्टोरी अबाउट पीपल सीकिंग फ्रीडम एंड ट्रेजर, जो कि कुछ हद तक सही भी है, बट इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल फ्रीडम। वन पीस की फ्रीडम का कोर है टू इंस्पायर पीपल सो दे कैन डू द सेम फॉर अदर्स। और मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है। वन पीस इज द स्टोरी अबाउट डेस्टिनी।
which one day going to unite everyone। और लूफी वो कॉज है जिसकी जर्नी का इफेक्ट इस दुनिया को यूनाइट करेगा। व्हाइट बीयर्ड की फाइनल स्पीच दैट टीच यू आर नॉट द मैन रॉजर वाज वेटिंग फॉर एंड मीहॉक की ऑब्जर्वेशन अबाउट लूफीज ट्रू पावर टू यूनाइट एवरीवन मेरे इस बोल्ड क्लेम का प्रूफ है। इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम नहीं होती है, इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब जो कि कभी भी एंड हो सकती है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के वर्ड्स थे कि इवन इफ वन पर्सन इज नॉट फ्री देन नो वन इज फ्री बिकॉज नो वन कैन डू एवरीथिंग। जरा सोच के देखो, अगर किसी पर्सन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन या फिर उसकी पोजीशन के, तो वो हमेशा टेम्परेरी ही रहेगा और जिस दिन वो कनेक्शंस और पोजीशंस गए वो ट्रीटमेंट भी उनके साथ चला जाएगा। एंड अथॉरिटीज ये बात जानती हैं, वो अपनी पावर बरकरार रखती हैं लोगों के बीच में आइसोलेशन क्रिएट करके, फिर वो आइसोलेशन चाहे फियर, वेल्थ या फिर पोजीशन का ही क्यों ना हो। और वन पीस वर्ल्ड इस बात का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। वन पीस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ इटर्नल आइसोलेशन। पीपल आर डिस्कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सी एंड अपीयरेंस। फिशमैन, मिंग्स, टोनटाटा, जायंट्स सारे के सारे ही ह्यूमन रेसेस हैं, पर सभी के सभी एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द सी ऑफ हेट्रेड एंड फियर। या फिर इसे डिफरेंट तरीके से कहें तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू पीसेस सेपरेटेड बाय द सी ऑफ आइसोलेशन। किसी भी ऑटोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब लोग यूनाइट हो जाते हैं, और लूफी की जर्नी वो फैक्टर है जो कि इन सबको यूनाइट करेगी। और इस बात का जवाब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछ करके दूंगा कि व्हाई आई थिंक दैट। ये बात मुझे बहुत समय से परेशान कर रही थी कि व्हाई नो वन एवर फाउंड वन पीस, एंड यस रॉजर इंक्लूडेड, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ही फाउंड वन पीस। ही फाउंड लाफ टेल बट नॉट वन पीस, मे बी बिकॉज वन पीस डजंट एग्जिस्टेड येट। जरा सोचो, व्हाई एंड हाउ रॉजर न्यू समवन इज कमिंग, या फिर वन पीस पायरेट फेस्टिवल मूवी में रॉजर ने ये क्यों कहा था, There is no coming back. Don't you get it? We've reached the end of our journey. And the treasure we've left, well, it's far beyond the reach of someone who would use this. कि अगर कोई इटर्नल लॉक पोस्ट का यूज करके यहाँ आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई दे लाफ्ड इन लाफ टेल, मे बी बिकॉज इट्स अ स्टोरी जो कि अभी हुई ही नहीं है। एंड अगर इस तरीके से सोचो तो एवरीथिंग मेक्स सेंस। रॉजर laughed because he read the story about future about Luffy, कि कैसे लूफी का ड्रीम is exactly like his dream whatever it was, जो कि वन पीस के एग्जिस्टेंस में आने के लिए जरूरी था। एंड दैट्स मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि एवरी स्ट्रॉ हैट मेंबर हैज अ स्पेसिफिक ड्रीम जिसके पूरा होने के लिए इस दुनिया का चेंज होना जरूरी है। तो टॉक अबाउट ऑब्वियस फर्स्ट, तो सांजी का ड्रीम टू सी ऑल ब्लू। सेकेंड नंबर पे नामी का ड्रीम टू ड्रॉ एक्यूरेट वर्ल्ड मैप, जिसके पूरा होने के लिए शी हैज टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड। थर्ड नंबर पे फ्रैंकी का ड्रीम टू सर्कल द इंटायर ग्लोब इन हिज शिप। फोर्थ नंबर पे ब्रुक का ड्रीम टू मीट लबून। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रॉबिन का ड्रीम टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे ही ड्रीम इस दुनिया के चेंज के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और शायद यही वो रीजन था जिसकी वजह से रॉजर ने अपनी डेथ को एक होप में बदल दिया। रॉजर्स एग्जीक्यूशन वॉज मेंट टू सर्व एज अ वार्निंग, बट ही चेंज दैट इनटू अ रे ऑफ होप। उसके लास्ट वर्ड्स ने लोगों को इंस्पायर किया, उन्हें होप दी अपने सपनों को पूरा करने की, अपने अंधकार से बाहर निकलने की। जस्ट लाइक व्हाट स्ट्रॉ हैट्स डिड, Nami inspired that girl to chase her dreams. Luffy inspired that marine to save his brother and countless others people like him. Zoro, Sanji, Robin, Brook, Chopper, Usopp, Frankie, all of them definitely inspired people in their own way. Remember जब एलाबास्टा में चॉपर ने जोरो से टीम वर्क का मतलब पूछा था, and Zoro give this sincere speech. But still, what is teamwork exactly when you get right down to it? Is it just about protecting each other and helping each other out? I guess most people would say so, but they're just fooling themselves. I think real teamwork is about more than that in the end. It's about individuals taking individual risks, if you ask me. You work together by working separately. You stand up and risk your own life. You do what you can, the best that you can, and then you turn to the others and expect the same from them. When you think about it that way, what's so wrong with everyone on the crew having their own agenda, you know? This is exactly what Zoro meant that day. Zoro की ये स्पीच इस entire वीडियो का एसेंस है कि टीम वर्क इज नॉट अबाउट डिफरेंट पीपल डूइंग सेम थिंग टुगेदर, बल्कि इट्स अबाउट एवरीवन डूइंग देयर पार्ट टू अचीव दैट गोल। एंड फ्रीडम इज एग्जैक्टली लाइक दैट। True freedom can only be achieved when everyone able to live their life as fulfilling as possible, so they can help others to able to do the same.
तो जब ये सारे ही इंस्पायर्ड लोग अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए बाहर निकलेंगे, देयर स्मॉल ड्रीम्स, देयर स्मॉल पीसेस गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ समवन एल्स ड्रीम. They're going to help them, they're going to combine, and when that happen, their one insignificant dream, their one insignificant piece going to become one great piece, one piece. तो इन दी एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लिव शॉर्ट बट इंटरेस्टिंग लाइफ इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पिटिफुल बोरिंग वन.